हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज हमने पढ़ना है ऑर्डर 27 को, जो कि हमारे सेक्शन 79 से लेकर के 82 तक के साथ प्रोविज़न के साथ पढ़े जाने थे। 79 से लेके 82 वाले हमने कल फिनिश किए थे। आज ऑर्डर 27 को कंप्लीट कर लेंगे। तो अनअकैडमी पर भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर लो, देर मत लगाओ। CRPC चल रहा है स्पेशल क्लास में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मेरा RJS का प्लस कोर्स भी शुरू होने वाला है। RJS के लिए वो रैपिड रिवीजन होगा, 3 मंथ्स का ही होगा। तो उसके लिए अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 10% ऑफ पर आपको मिल जाएगा। बहुत सारे एक्ट कवर हो चुके हैं, मैंने 3 कवर कर लिए हैं अभी तक स्पेशल क्लासेस में। IPC पढ़ा दिया है, एविडेंस पढ़ा दिया है, अब CRPC चल रहा है। तो आप लोग देर मत कीजिए एंड बी विद मी, ज्वाइन करो, मुझे जल्दी से फॉलो करो। और वहाँ पर मॉक टेस्ट में रोज़ क्लास में लेती हूँ ताकि हमारा रिवीजन भी रहे एक माइनर सब्जेक्ट का। स्पेशल क्लासेस की बहुत बेनिफिट है। सबसे पहला तो यही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे बहुत ज़्यादा लगता है कि भाई अनअकैडमी में प्लस कोर्स ही ज्वाइन करना, ये सिर्फ एक मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं। मैं बार बार बताती हूँ, आप लोग स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें चार्ज नहीं लगता है कुछ भी। ठीक है, तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, लर्नर्स को आपको पोल्स मिलता है, आप कोई क्लास मिस नहीं करते अगर आप एजुकेटर को फॉलो कर लेते हो। और इसके अलावा आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स भी मिलते हैं। और अगर आप कभी क्लास मिस कर भी देते हो तो रिकॉर्डेड क्लास देखने का ऑप्शन भी आपके पास रहता है। आपके साथ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जुड़ते हैं जुडिशरी में आपको कोचिंग कराने के लिए, तो आप इसको मिस मत कीजिए। अभी 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे जाओ और 1 महीने का फ्री लो। अदरवाइज़ 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे जाते हो तो 2 महीने का फ्री मिलता है। अलग अलग बैचेस भी चल रहे हैं, तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सिर्फ आपने सोचा कि मुझे से RJS का ही देखना है तो बस आप यही देख सकते हैं, ऐसा नहीं। आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। और ये वाले मॉक टेस्ट जो 9 से 9:30 बजे तक होते हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए भी कोई पैसा चार्ज नहीं होता है। और सब्सक्रिप्शन प्लान तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आप 1 महीने से लेकर के और आपके पास ऑप्शन है 24 महीने तक। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो। जहाँ 1 महीने का 6250 का है, वही 24 महीने का आपको 50,000 का पड़ता है। और मेरा कोड लगाने के बाद 10% ऑफ भी मिलता है। तो अब पढ़ लेते हैं ऑर्डर 27। तो ऑर्डर 27 बात करता है सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। सेम वही बात जो 79 से लेके 82 तक हम पढ़ के आए। तो रूल 1 से लेके और रूल 3 तक देखते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहले रूल 1 कहता है सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। सिंपल हमें रूल 1 ये समझाता है कि कोई भी सूट जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है या गवर्नमेंट अगर करती है किसी के अगेंस्ट, तो जो प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट होता है, एज द केस में भी अगर गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट किया है तो प्लेंट दाखिल करेगी, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट आया है तो फिर रिटन स्टेटमेंट दाखिल करना होगा। तो प्लेंट या जो रिटन स्टेटमेंट होगा वो उन व्यक्तियों के द्वारा जिन्हें गवर्नमेंट जनरल और स्पेशल ऑर्डर के द्वारा अपॉइंट करती है कि आप हमारे बिहाफ पर साइन करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट क्या होती है? बॉडी ऑफ पर्सन्स। तो कुछ लोगों की बॉडी होती है, हमें अच्छे से पता है, मीन्स कुछ लोग होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, और वही जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट। कोई ऐसा कोई बिल्डिंग तो नहीं होती है ना, इट्स ऑल अबाउट द पर्सन्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ लोगों को, कुछ पर्सन को, किसी भी पर्सन को स्पेशल या फिर जनरल ऑर्डर से अपॉइंट करती है कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है वो प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट को वेरीफाई करेगा। और वेरीफाई करेगा, बस शर्त ये है कि जो वो व्यक्ति है जिसको अपॉइंट किया जा रहा है वेरीफाई करने के लिए प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट को, वो उस पर्टिकुलर केस के बारे में फैक्ट्स जानता हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी सूट में जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आता है या गवर्नमेंट किसी के अगेंस्ट लाती है, तो प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट होता है वो एक व्यक्ति के द्वारा जिसे गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा अपॉइंट करती है, साइन होते हैं और वेरीफाई होते हैं एक पर्सन के द्वारा जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो कि फैक्ट ऑफ द केस से क्या है, फैक्ट ऑफ द केस से परिचित है। फिर हमारे पास रूल 2 आता है। रूल 2 कहता है पर्सन्स अथोराइज टू एक्ट फॉर गवर्नमेंट। अब यहाँ पर देखो, हम अगर इसको टाइटल को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट
अथोराइज करेगी। ऑब्वियस सी बात है, कोई पर्सन अथोराइज किया जा रहा है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर एक्ट करेंगे, तो उन्हें कौन अपॉइंट करेगा या कौन अथोराइज करेगा? गवर्नमेंट ना। तो पर्सन्स जो कि एक्स ऑफिसो हैं या फिर किसी और तरीके से गवर्नमेंट का काम करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं, कौन सा काम? जुडिशियल प्रोसीडिंग के द्वारा, तो उनको रिकग्नाइज्ड एजेंट माना जाएगा। मतलब कि जो कि या तो एक्स ऑफिस है, बिकॉज देयर उनका जो ऑफिस है उसी की वजह से वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने लगे हैं किसी सूट में, या फिर उसको किसी पर्सन को अथोराइज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट को, तो उनको बोलेंगे शैल बी डीम्ड टू बी रिकग्नाइज एज एजेंट्स। उनको गवर्नमेंट का एजेंट बोलेंगे, और जो कि अपेयर होंगे गवर्नमेंट की तरफ से अपेयर होंगे, एक्ट करेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, ठीक है, सारे काम करेंगे। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी करेंगे, मतलब कोर्ट में अपेयर भी होंगे, एप्लीकेशन डालनी होगी, कुछ एक्ट्स करने होंगे, कुछ काम करना होगा, तो सब कौन करेगा? वही लोग करेंगे। या तो वो एक्स ऑफिस है, बिकॉज देयर ऑफिस है, उनको वो पावर दे रहा है, या फिर गवर्नमेंट उन्हें अथोराइज कर रही है, उनको एजेंट मानेंगे और वो फिर गवर्नमेंट का सारा काम करें। अब आता है रूल 3। रूल 3 कहता है प्लेन्स इन सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई प्लेंट आती है, या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई प्लेंट आती है, या फिर गवर्नमेंट किसी के अगेंस्ट प्लेंट दाखिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी सूट जहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई सूट आ रहा है या गवर्नमेंट किसी व्यक्ति के अगेंस्ट सूट लेके जा रहे हैं, तो प्लेंट में नाम और डिस्क्रिप्शन और प्लेस ऑफ रेजिडेंट प्लेंटिफ का डालने से के बजाय, या फिर डिफेंडेंट का, एज द केस में भी गवर्नमेंट डिफेंडेंट तो वो वाली बात, प्लेंटिफ की तो वो सब वहाँ डालने की बजाय, प्लेंट में डालने की बजाय कह रहे हैं कि अगर वो जो नाम है वो नाम है सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग अगर इंसर्ट किए हुए हैं, दैट विल बी इनफ, वो काफ़ी होगा। ठीक है, तो जब हम सूट्स की बात कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आया है, तो जैसे मैं आपको याद दिलाऊं 79 में हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट है तो यूनियन ऑफ इंडिया डालेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट है तो उस स्टेट का नाम डालेंगे। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर प्लेंट में वो सारी बातें डालने की बजाय कि भाई इस डिपार्टमेंट ने ये काम किया, इस व्यक्ति ने ये काम करा, इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया, ये सब डालने की बजाय सीधे आप जो है 79 की जो गाइडलाइंस दी गई हैं कि आप यूनियन ऑफ इंडिया में डालिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, आप स्टेट गवर्नमेंट का नाम डालिए स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो वो सब आप पूरा कीजिए, दैट विल बी इनफ। तो कोई भी सूट जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आता है या गवर्नमेंट किसी के अगेंस्ट लेके जाती है, तो प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट में जगह प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, वहाँ पर सारे नाम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस डालने की बजाय वो अप्रोप्रिएट नेम जो कि 79 में यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट है वो डाल दो, काफ़ी होगा। फिर ठीक है, रूल 4 कहता है एजेंट फॉर गवर्नमेंट टू रिसीव प्रोसेस। अब देखिए, जब गवर्नमेंट प्लीडर की हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ गवर्नमेंट प्लीडर की बात करते हुए कह रहे हैं कि गवर्नमेंट प्लीडर जो होंगे वो किसी भी कोर्ट में, इन एनी कोर्ट, उनको जो है गवर्नमेंट का एजेंट माना जाएगा। किस लिए? कि वो प्रोसेस को रिसीव करेंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो कि कोर्ट इशू करती है। अब समझिए, अच्छे से हमें पता है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। जब गवर्नमेंट के खिलाफ सूट आता है तो कौन उसको, गवर्नमेंट को कौन यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट प्लीडर रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर एक प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट आया है तो प्राइवेट पार्टी अपने मतलब एक एडवोकेट को हायर कर लेती है, लेकिन जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट आया है तो गवर्नमेंट क्या करेंगी? गवर्नमेंट प्लीडर उन्हें रिप्रेजेंट करता है। तो जो गवर्नमेंट प्लीडर होता है वही गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर काम करता है, और वही जो भी प्रोसेस, जो भी ऑर्डर कोर्ट के रहते हैं, वो कोर्ट के सारे ऑर्डर का काम करना, सब रिसीव करना, सब उसी एजेंट का काम रहता है। रूल 5 कहता है फिक्सिंग ऑफ डे फॉर द अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो जब एक कोर्ट में, हमें अच्छे से पता है सेक्शन 80 में हमने पढ़ा कि सूट इंस्टीट्यूट ही नहीं होगा, पहले 2 महीने का नोटिस जाएगा, फिर उसके बाद सूट इंस्टीट्यूट होगा। तो यहाँ पर यानी प्लेंट अगर दाखिल करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से पता है सूट इंस्टीट्यूट कैसे होता है, प्लेंट दाखिल करने के साथ में। तो जब हमने प्लेंट दाखिल करनी है उससे पहले हम 2 महीने का नोटिस दे आए,
फिर उसके बाद भी कह रहे हैं कि कोर्ट जब गवर्नमेंट को प्लेंट का आंसर करने के लिए टाइम देती है कि आपको इतने टाइम के अंदर अंदर देना है, तो उसमें कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास रीजनेबल टाइम होना चाहिए आंसर करने का, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही मुद्दा तो नहीं संभालना ना, काफ़ी सारे, जितना बड़ा स्टेट होगा उतने मुद्दे होंगे। जितनी बड़ी हम कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट हम बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बात है, तो उस केस में जितनी उनके पास पावर है उतने ही उनके ऑब्लिगेशंस भी हैं। तो उनके पास रीजनेबल टाइम होना चाहिए ताकि उन तक की कम्युनिकेशन जो कोर्ट पहुंचाना चाहती है कि आपके खिलाफ ये सूट आया है, वो प्रॉपर चैनल के थ्रू पहुंच जाए। ठीक है, उनके प्रॉपर चैनल के थ्रू उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, कम्युनिकेशन पहुंच जाए कि आपके खिलाफ ऐसा सूट आया, और फिर वो उसके अगेंस्ट अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा आगे एंड वर्ड यूज़ के करके कहा कि जो हम गवर्नमेंट प्लीडर को बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट प्लीडर को हम यहाँ पर इशू करते हैं इंस्ट्रक्शन कि वो अपीयर होए, आंसर करे ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। उन दोनों चीज़ों के लिए टाइम दिया जाएगा, प्रॉपर टाइम। और इसके साथ साथ वो चाहें, मतलब कोर्ट अगर चाहें तो वो अपने डिस्क्रिशन पे टाइम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा का टाइम कभी भी नहीं दिया जाएगा। 2 महीने का टाइम ध्यान रख लेना बस, दोनों ही केस में, नोटिस में भी और यहाँ पर भी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब सिंपल सी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हमने कहा कि एक सूट इंस्टीट्यूट हुआ किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, अब सूट कैसे इंस्टीट्यूट हुआ, ऑर्डर 4 और इसके साथ साथ सेक्शन 26 की प्लेंट के आने के बाद सूट इंस्टीट्यूट हो गया। प्लेंट से पहले हम 80 में उसको नोटिस दे आए, गवर्नमेंट को 2 महीने का नोटिस दिया, वो नोटिफिकेशन देने के बाद ही हमने जो है प्लेंट लाए हैं, क्योंकि हमें अच्छे से पता है प्लेंट में हमें ये बात भी मेंशन करनी होती है कि हमने ये 2 मंथ्स वाली रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जब हमने प्लेंट दाखिल करी तो कोर्ट जो होंगे एक तो पहली बात ये कम्युनिकेशन वो पहुँचाएंगे प्रॉपर चैनल के थ्रू गवर्नमेंट तक कि आपके खिलाफ ऐसे केस आया है, तो उसके लिए वो रीजनेबल टाइम लेंगे कि हाँ इतने टाइम के अंदर अंदर उनके पास ये कम्युनिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, दूसरी बात कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट प्लीडर है, जो एजेंट के तौर पे यहाँ रूल 4 के अंदर काम कर रहा है गवर्नमेंट के फेवर में, उनको भी पूरा टाइम मिल जाए कि वो अपने आप को अपीयर कर सकें और आंसर कर सकें। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अगर लगता है कि भाई टाइम हमने जितना दिया से 1 महीने का टाइम दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर आओ और आके अपनी बात, ये प्लेंट का जवाब दो, रिटन स्टेटमेंट दाखिल करो, तो अब उस केस में हमने 1 महीने का टाइम दिया और कोर्ट को लगता है नहीं 1 महीने का टाइम तो काफ़ी नहीं है, ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, तो ठीक है 1.5 महीने का टाइम कर देते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में वो 2 महीने से ज़्यादा आपने उसको नहीं बढ़ाना है। ठीक है, अब आता है 5A। रूल 5A कहता है गवर्नमेंट टू बी जॉइंड एज ए पार्टी इन ए सूट अगेंस्ट ए पब्लिक ऑफिसर। तो जब एक पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट कोई सूट आया, ठीक है, एक पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट कोई सूट आया तो गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को उसमें पार्टी बनाना है। ठीक है, तो अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है, उसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम किया, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर उसने कोई काम किया, मतलब जो कि उसकी ड्यूटी के अंतर्गत आता था, फिर वो ऐसा काम हो गया कि उसके खिलाफ सूट आ गया, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सूट में उसको तो पार्टी बनाना ही बनाना है, लेकिन गवर्नमेंट को भी उसके साथ साथ पार्टी बनाना है। तो जब भी एक सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है एक पब्लिक ऑफिसर के लिए, ऑफिसर के खिलाफ डैमेजेस के लिए या फिर कोई और रिलीफ के लिए जो कि उसने किया और उसकी वजह से किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ और ये काम उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में उसने किया था, तो गवर्नमेंट शैल बी जॉइंड, मैंडेटरी प्रोविजन है ये, गवर्नमेंट पार्टी टू द सूट बनेगी। ठीक है, सिंपल यहाँ पर ये बात की। अब आता है रूल 5B। तो रूल 5B कहता है ड्यूटी ऑफ कोर्ट इन सूट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट और ए पब्लिक ऑफिसर टू असिस्ट इन अराइविंग एट ए सेटलमेंट। यहाँ पर कह रहे हैं कि कोर्ट की ड्यूटी होती है कि जब भी कोई सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आता है या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट आता है तो वो उन्हें हेल्प करें कि एक सेटलमेंट तक पहुँचा जा सकता है। समझिए बात को कि मतलब ज़बरदस्ती कोर्ट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस आ रहा है और मतलब उसमें जो है काफ़ी दिक्कतें आएंगी, काफ़ी प्रोसीडिंग चलेगी, काफ़ी कुछ लंबा चौड़ा हिसाब किताब बैठेगा, तो उसमें कह रहे हैं कि अगर सेटलमेंट हो सकता है
तो उसमें कोर्ट हेल्प कर सकती है। तो कोई भी सूट या कोई भी प्रोसीडिंग जहाँ पर गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर ने एक्ट करते हुए अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से उन्हें पार्टी बनाया गया, मतलब उनके अगेंस्ट कोई सूट आ गया या फिर वो किसी के अगेंस्ट सूट लेके आए, तो यहाँ पर कोर्ट की ड्यूटी होगी, मैंडेटरी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट कि वो पहले ही केस में और एवरी एंडिवर, हर बार वो कोशिश करें जहाँ तक पॉसिबल हो सके कि नेचर एंड सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, केस के अकॉर्डिंग ऐसा देखते हुए कि वो पार्टीज़ को असिस्ट करें, हेल्प करें कि वो एक सेटलमेंट ले आएँ, मतलब आपस में समझौता कर लें सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट से रिलेटेड। 5B का सब रूल 2 कहता है कि कोई भी सूट या कोई भी प्रोसीडिंग किसी भी स्टेज पर जब भी कोर्ट को ये लगता है कि रीजनेबल पॉसिबिलिटी है एक सेटलमेंट की पार्टीज़ के बीच में, तो कोर्ट एडजर्न भी कर सकती है। समझिएगा बात को, यहाँ पे कहा कि कोर्ट की ड्यूटी है कि वो असिस्ट करेंगी, मदद करेंगी। तो अगर हियरिंग हो रही है, हियरिंग के दौरान कोर्ट को लगा अरे यहाँ पर गुंजाइश है कि हम यहाँ पर इनका सेटलमेंट करा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं सुनवाई नहीं करते, एडजर्न कर देते। अगर आउट ऑफ द कोर्ट आप सेटलमेंट कर सकते हो देन वेल एंड गुड, आप सेटलमेंट कर लो। तो एडजर्नमेंट करने की यहाँ पर बात की गई कि कोर्ट एडजर्न कर सकते हैं प्रोसीडिंग को उतने पीरियड तक जब तक उन्हें लगता है कि सेटलमेंट का अटैम्प्ट ये लोग कर लें एक बार, और अगर चीज़ें यहीं ख़त्म हो सकती हैं देन वेल एंड गुड। फिर सब रूल 3 कहता है कि जो पावर यहाँ सब रूल 2 में की गई है तो वो एक एडिशन में है जो कि एडजर्न प्रोसीडिंग। समझ रहे हैं, जो हमने ऑर्डर 17 में प्रोसीडिंग को एडजर्न करने की बातें करी थी कि अगर पार्टी नहीं आ पाई है, कोई मुश्किल है, तो वो सारी बातें हम वहाँ पढ़ के आए। उसके साथ साथ ये वाली एक कंडीशन भी एडजर्न की बन जाती है। जो एडजर्न की प्रोसीडिंग्स हम पढ़ के आए उसके साथ साथ एक ये मैटर भी बन सकता है कि सेटलमेंट के लिए हम चाह रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेटलमेंट की बात हो रही है स्पेसिफिकली, तो हमें टाइम दे दीजिए, तो यहाँ पर वो एक मुद्दा भी बन सकता है एडजर्नमेंट। तो रूल 6 कहता है अटेंडेंस ऑफ पर्सन एबल टू आंसर क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर है जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आए हुए सूट के लिए रेलिवेंट है, मटेरियल क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर किसी व्यक्ति के पास है, तो उसको बुलाने के लिए कोर्ट जो है वहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि डायरेक्ट कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को बुला लाओ। ठीक है, जब वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास आंसर्स हैं क्वेश्चंस का जो कि सूट के लिए वाजिब है, मटेरियल है, तो उसको बुलाने के लिए कोर्ट जो है डायरेक्शन दे सकती हैं। रूल 7 कहता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू इनेबल पब्लिक ऑफिसर टू मेक रेफरेंस टू गवर्नमेंट। जब एक डिफेंडेंट कौन है, पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, जब डिफेंडेंट एक पब्लिक ऑफिसर है और समन रिसीव करने के बाद में ये एक मतलब प्रॉपर बात लगती है कि एक रेफरेंस जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास कि वो मतलब आंसर करे प्लेंट का, उससे पहले वो एक रेफरेंस बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट को, तो वो कोर्ट को अप्लाई करते हैं कि वो टाइम उसको दे दें कि जो समन में आपने मुझे टाइम दिया है कि मुझे इतने दिन के अंदर आना चाहिए, प्लीज़ मुझे आप टाइम दे दो, क्योंकि यहाँ पर मैं गवर्नमेंट को एक रेफरेंस बनाना चाहता हूँ, और फिर मतलब उसके बाद वो जो मुझे प्रॉपर चैनल के थ्रू जो ऑर्डर आएगा फिर मैं उसके अकॉर्डिंग एक्ट करूँगा। तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो टाइम उसको दे देंगे। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है जानने योग्य कि अगर एप्लीकेशन आती है तो कोर्ट के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो उस व्यक्ति को उचित टाइम दे। तो जब एप्लीकेशन आई कोर्ट के पास में तो वो टाइम को एक्सटेंड करने के लिए जितना उन्हें ठीक लगता है उतना एक्सटेंड करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर एक्सटेंशन उस व्यक्ति को दे सकते हैं। रूल 8 बताता है कि जब भी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट प्रोसीजर करना है, मतलब जब हम पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट लेकर के आते हैं तो उसका प्रोसीजर कैसा रहेगा, इसके बारे में रूल 8 बताता है। तो रूल 8 कहता है कि जब गवर्नमेंट अंडरटेक करती है कि जो पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट आया है उसमें डिफेंस वो करेंगी, तो उस वक्त गवर्नमेंट प्लीडर जो होता है वो अथॉरिटी जब उनके पास आ जाएगी अपेयर होने की और प्लेंट को आंसर करने की, वो कोर्ट में जाएंगे, अप्लाई करेंगे कि हम इनके बिहाफ पर लड़ रहे हैं, और इस एप्लीकेशन पे जो गवर्नमेंट प्लीडर ने एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट क्या करेंगे, वो नोट कर लेंगे कि इस प्लीडर के पास अथॉरिटी है, और वो अपने जो सिविल सूट का जो रजिस्टर है वहाँ पे ये बात एंटर कर लेंगे।
फिर इसका रूल 8 का सब रूल 2 कहता है कि अगर कोई एप्लीकेशन नहीं आती, यहाँ रूल 1 में कहा गवर्नमेंट प्लीडर जो होगा वो यहाँ पर सब रूल 1 में कहा कि गवर्नमेंट प्लीडर जो होगा एप्लीकेशन लेके जाएगा। लेकिन अगर एप्लीकेशन नहीं आती तो जब भी कोई पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट आया है तो उस केस में क्या होएगा, उस केस में यहाँ पर प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में सूट है ऐसा कोर्ट मान लेगी। अब बात को समझना, अगर एक पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट आया, गवर्नमेंट उसकी अंडरटेकिंग लेगी कि हम डिफेंस करेंगे, गवर्नमेंट प्लीडर को अथॉरिटी मिल जाएगी वहाँ पर उसके बिहाफ पे केस लड़ने के लिए, और वो गवर्नमेंट प्लीडर जाके एप्लीकेशन लगा देगा। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन नहीं आती है गवर्नमेंट प्लीडर के द्वारा या फिर किसी और के द्वारा, मतलब वो जो डेट फिक्स है नोटिस के अंदर कि आपको आना है, अपेयर होना है, आंसर करना है, तो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट प्लीडर के द्वारा वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई जाती है, ना कोई वहाँ पर यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं आता, तो उस केस में केस को मान लिया जाएगा प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में इंस्टीट्यूट हुआ है। यहाँ प्रोवाइजो कहता है कि जो डिफेंडेंट होगा भले ही उसके खिलाफ मान लिया कि वो प्राइवेट पार्टी बन गया, लेकिन फिर भी ना तो उसे अरेस्ट कर सकते हैं ना उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। हाँ, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में अटैच किया जा सकता है प्रॉपर्टी को। रूल 8A कहता है कि कुछ केसेस में गवर्नमेंट से कोई सिक्योरिटी नहीं लेने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ पब्लिक ऑफिसर के साथ से भी कोई सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने रूल 5 और रूल 6 ऑर्डर 41 के अकॉर्डिंग बात करनी है कि जैसे कि वहाँ पर हम कह रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसके अलावा गवर्नमेंट जब डिफेंस करने को तैयार हो जाती है किसी पब्लिक ऑफिसर का सूट जो कि उन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी में किया, कोई एक्ट था उसके अगेंस्ट आया है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। रूल 8B बहुत इजी है, सिर्फ इतना बताता है कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट प्लीडर का मतलब क्या है। तो गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं या किसी पब्लिक ऑफिसर की बात करते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के में काम कर रहे होते हैं, तो फिर उन्हें हम सिंपल सी बात है उसको हम कहते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है। और जब हम ऐसे प्लीडर को जो कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लीडर हो गए, मतलब कि वहाँ पर उसको वहाँ पर गवर्नमेंट प्लीडर बोल दिया जाएगा, ठीक है, जो कि जनरली या स्पेशली उनके द्वारा अपॉइंट किया गया। और वहीं क्लोज सी, देखो अब क्लोज सी है, यहाँ पर बी नहीं है, अब वहाँ पर बी नहीं है, एक्ट में नहीं किया, वहाँ से ओमिट हो गई है वो। तो क्लोज सी कहती है कि जब भी कोई सूट आया है स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ या स्टेट गवर्नमेंट कोई सूट इंस्टीट्यूट कर देती है या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट आया है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पर ये जो ऑफिसर होगा उसको जो अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, उसको भी गवर्नमेंट प्लीडर ही बोलते हैं, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। सिंपल यहाँ पर ये बात हो गई। फिर इसके साथ साथ हमारा ऑर्डर 27 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।